नमस्कार दोस्तों, फाइनली मैं लाइव आ चुका हूं और आप लोग भी जल्दी से लाइव क्लास को ज्वाइन करो क्योंकि दोस्तों कल आपका सेंट्रल एग्जाम का संस्कृत का द्वितीय पाली में पेपर होने वाली है। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी तक जो भी पढ़ा है और इस वीडियो में हम आपको जो भी पढ़ाएंगे वही सब दोस्तों आपके कल के एग्जाम में आने वाले हैं। तो वीडियो को मिस मत करना, जल्दी से क्लास को ज्वाइन करो ताकि हम सब लोग एक साथ मिलकर कल के पेपर सेंट्रल एग्जाम का संस्कृत के लिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सके। तो जल्दी से आप लोग आ जाइए और जितना आपको हम ऑब्जेक्टिव बताएंगे चाहे सब्जेक्टिव अच्छे से कॉपी पे लिखना और अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग खटाखट आ जाइए और सभी के पास शेयर कर दो इस वीडियो को। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अब शुरू होने वाला है संस्कृत का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का क्लास। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में भूल जाएंगे। फाइनल बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन ढंग से तैयारी भी कराएंगे आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से, क्योंकि दोस्तों आप सबको अच्छे से पता होगा कि मैं जिस क्वेश्चन पर उंगली रख देता हूं वो क्वेश्चन फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी आना तय है। तो दोस्तों मेन तो आपका है फाइनल बोर्ड एग्जाम, तो आप लोग जल्दी से जल्दी सभी के पास इस वीडियो को शेयर करिए और एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत ना है ना। मैं आपके यहाँ पर सामने रखा हूं मोबाइल ताकि आप सभी का मैं कमेंट को पढ़ सको, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत होगा मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा और उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। यस सर। चलिए सब लोग आ चुके हैं ना। 19/11/2024 के लिए बेहतरीन ढंग से हम लोग तैयारी करने वाले हैं, ठीक है। और दोस्तों मैं वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं अभी भी बहुत ही समय है आपके पास दोस्तों इस धमाका ऑफर का फायदा उठाने का। दोस्तों अगर आप इसका फायदा उठा लेते हैं तो बहुत ही मतलब ना आप एक लकी मतलब विद्यार्थी होंगे। धमाका ऑफर दोस्तों ये है कि जो हम नोट आपको पीडीएफ नोट्स 199 रुपए में दे रहा था वो दोस्तों 7 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने की खुशी में और आप लोगों का प्यार इतना मिला है कि मेरे को ना मजबूरन ना इस नोट्स पर बहुत छूट देना पड़ा। ये मात्र 150 रुपया में आपको फुल नोट्स मिल जाएगा। और नोट्स मतलब समझते हो ना, आपको ये सभी विषयों का पीडीएफ नोट्स मिलेगा 100% परीक्षा में लड़ने वाला, 100% गारंटी के साथ देंगे। और याद रहे एग्जाम में मात्र 2 महीना समय बचा हुआ है और इन 2 महीने में मैं आपको फालतू क्वेश्चन नहीं दूंगा, कोई भी क्वेश्चन उठाकर नहीं दूंगा कि आप उसे याद करो परीक्षा में ना लड़े। जो मेन क्वेश्चन है किताब से गेस किया गया हो, क्योंकि मैं 3 साल का एक्सपीरियंस है, 3 क्वेश्चन 3 बार मैं दिया हूं, तीनों के बाद तीनों बार मैं अपना गेस एग्जाम में 100% लड़ा दिया हूं। तो अगर आपको लेना चाहते हो ना तो ये जो हमने नंबर दे रखा है इस नंबर पर पे फोन गूगल पे पेटीएम आप करिए और उसका स्क्रीनशॉट या फोन करके बताइए, या तो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे दिखाइए, इसी नंबर से व्हाट्सएप चलता है, या फिर उसका फोन करके बताइए सर हमने पेमेंट कर दिया, इस नाम से आप चेक कर लीजिए। दूसरे किसी से भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी और से भी पेमेंट करा सकते हो क्योंकि बहुत लोगों के पास ना ये सुविधा नहीं होता है। और ये पीडीएफ नोट्स आपको कहाँ मिलेगा? आपके व्हाट्सएप के माध्यम से मिलेगा। आप लोग अगर व्हाट्सएप चलाते होंगे तो व्हाट्सएप पर ये पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड करेंगे आंसर के सहित। जब मन करे तब इसे ओपन करो, पढ़ो और याद करो बेहतरीन ढंग से, ठीक है। चलिए हम लोग अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं सर, ठीक है ना। स्टार्ट करें ना, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया स्टार्ट करिए जी। चलिए देखिए पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, अच्छे तरीके से देखिए। पहले नंबर क्वेश्चन देखिए अच्छे तरीके से, पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। पहला नंबर आपका क्वेश्चन दोस्तों है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? तो पहला नंबर आप लोग का क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो पहले का आंसर हो जाएगा डी नंबर वाला महर्षि वेद व्यास जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है मंगलम पाठ कहां से संकलित है, तो कहां से? उपनिषद से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों टाइम नहीं मतलब कि ज्यादा इसमें लेना है क्योंकि अभी सब्जेक्टिव का भी क्लास आप लोगों को कराना है, ठीक है ना। लगभग 8 बजे आपका हिंदी का मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी क्लास लूंगा। तो यहाँ पे देखिए आपका दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका पाटलिपुत्र वैभव पाठ के लेखक कौन है। तो पाटलिपुत्र वैभव पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे? दामोदर गुप्त। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों तीसरा नंबर का बी वाला बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए ज्योति जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मीरा सिंह जी, दीपक जी बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के रचनाकार कौन है। संस्कृत साहित्य पाठ के लेखक कौन है? संस्कृत साहित्य पाठ के लेखक कौन है? पंडिता क्षमा राव। करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है।
अगला बाबू क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए, शंकर चरितम किसकी रचना है? तो पंडिता छमाराव। शंकर चरितम रचनाकार के लेखक कौन है? तो पंडिता छमाराव। इसका भी दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छे तरीके से आप ऑप्शन नंबर बी को याद रखिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि सत्यग्रही गीता रचनाकार कौन है? जो सत्यग्रही गीता पाठ है उस पाठ के रचनाकार कौन है? आपको याद रखना है। इसके रचनाकार भी है पंडिता छमाराव। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपका है कि अलस कथा के रचनाकार कौन है? जो अलस कथा पाठ है उस पाठ के लेखक कौन है दोस्तों? अलस कथा पाठ में 4 अलसियों के बारे में वर्णन किया गया है और ये जो आपका पाठ है वो उस पाठ के लेखक कौन है? तो विद्यापति हो जाएगा। विद्यापति दोस्तों एक मैथिली लोकप्रिय कवि है जो बिहार के ही रहने वाले हैं। तो करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा दोस्तों 7 नंबर का ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। देखो जी, अगर आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा की भी ऐसे ही तैयारी करना है और आप लोग का अगर सपना है कि अभी से भी 450 नंबर पार कर जाए, तो देखो 450 नंबर पार करने में हम आपको 230 नंबर का ऑब्जेक्टिव का 100% मदद कर देंगे, 100%। और सब्जेक्टिव तो सब्जेक्टिव थोड़ा राइटिंग पर भी डिपेंड करेगा, एक्सपीरियंस पर भी डिपेंड करेगा कि कितना फास्ट लिखते हो, कितना तेज लिखते हो, कितना धीरा लिखते हो। इसलिए दोस्तों अगर हम इसमें सब्जेक्टिव को नहीं मिक्स किए हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों आपका 450 नंबर तय है, ये मैं आपको गारंटी दिलाता हूं। जो जो क्वेश्चन बताएंगे याद कर लोगे उतना नंबर आपका एकदम फिक्स है कि आ जाएगा। इसके पिछले साल पता है ना बहुत ज्यादा संख्या में ना 400 नंबर लड़के लाए थे, 400 में बहुत ज्यादा लड़के थे, 300 तो कोनो गिनती में नहीं था जी, 400 बहुत ज्यादा गिनती में था। इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ना है, ठीक है। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? जो आपका 8 नंबर क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है कि अलस कथा जो पाठ है वो किस ग्रंथ से संकलित है? तो पुरुष परीक्षा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? दोस्तों भारत महिमा पाठ के रचनाकार है डॉक्टर उमा शंकर शर्मा। ये एक ऋषि मुनि थे, ये एक ऋषि थे। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ किस पुराण से संकलित है? तो विष्णु पुराण से संकलित है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर करेक्ट जवाब हो जाएगा। 10 नंबर का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल दोस्तों करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है? नीति श्लोका जो पाठ है उस पाठ के रचनाकार कौन है? तो नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो याद रखना है महर्षि वाल्मीकि नहीं, महात्मा विदुर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो विदुर नीति। ऑप्शन नंबर आपका 12 का ए नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि स्वामी दयानंद ने किस ग्रंथ की रचना किया था? स्वामी दयानंद ने सत्य प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किया था। ऑप्शन नंबर आपका 13 का ए नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया राजा कुमार भगत जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। चलिए बहुत बढ़िया, ओके। आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी अच्छे तरीके से तैयारी करना है और उसमें भी आपको अच्छे अंक प्राप्त करना है। अगला क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णम पाठ के लेखक कौन है? दोस्तों मंदाकिनी वर्णम पाठ के लेखक है महर्षि वाल्मीकि जी। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो मंदाकिनी वर्णम जो पाठ है ना वो रामायण से संकलित है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आप लोग अपना अनुभव लगाकर आना सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ज्यादातर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप सेंट्रल एग्जाम में लिखिएगा ना वो पूरे अनुभव के साथ लिखिएगा, डर के नहीं लिखिएगा। पूरा आप सोचिएगा कि हम फाइनल परीक्षा में बैठकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्योंकि मेन है दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आप पूरा क्वेश्चन टच भी करके आते हैं, टच करने का मतलब होता है कि अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा है या फिर टाइम के अभाव के चक्कर में छोड़ दे रहे हो तो वो होता है। अगर आप हर एक क्वेश्चन को छू देते हो, टच कर देते हो, कुछ ना कुछ लिख देते हो तो वो अनुभव आप इसमें आजमाइएगा, क्योंकि वो आपका अनुभव फाइनल बोर्ड परीक्षा में काम आएगा। क्योंकि अगर आपको स्कोरिंग अच्छे नंबर से करना है 440, 45, 50, 23, 25, 30 के बीच में अगर नंबर आपको चाहिए तो कोई भी सब्जेक्ट हो उसका हर एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन को टच करना जरूरी है। तो कल के एग्जाम में मैं देखता हूं कितने लड़के आकर हमारे व्हाट्सएप पर कमेंट करते हैं कि सर हमने मतलब ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सभी को अच्छे तरीके से हम अपने टाइम के समय में ही बना लिया था।
3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा आपको, और 3 घंटा 15 मिनट में 15 मिनट आपको समय दिया जाता है किसके लिए, तो पढ़ने के लिए पेपर को। तो अब 3 घंटा में दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों कंप्लीट करना है, और ये अनुभव दोस्तों जरूर आपको कल अच्छे से करके आना है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है जी, अगला क्वेश्चन आता है कि व्याघ्रपति कथा के रचनाकार कौन है। व्याघ्रपति कथा के रचनाकार कौन है, आपको याद रखना है, इसके रचनाकार है नारायण पंडित। इसमें एक बाघ और एक बाढ़ और एक पति की कहानी है। अगला क्वेश्चन है व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से संकलित है, हितोपदेश हो जाएगा ए नंबर वाला। अगला प्रश्न है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है। कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है दोस्तों, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भास हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखो बहुत लोगों को पता नहीं चलता कि सर क्लास कितने बजे आप चलाते हैं। आपको पता है ना कि महासंग्राम होने वाला है 22 नवंबर से। जिनका मैथ कमजोर है, मैथ में कुछ नहीं जानते हैं, हर सब्जेक्ट का 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास होगा। महासंग्राम महातांडव क्लास होने वाला है 22 नवंबर से, डेली शाम को 6 बजे से। 2 क्लास शाम को, 1 क्लास दोपहर में आपका फिक्स है। तो आप लोग क्लास जरूर अटेम्प्ट करिएगा, ताकि मैं ऐसे ही आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम तक पहुंचा दूं और उसमें अच्छे अंक दिलवा सकूं। इतना तो मैं कर सकता हूं आपके लिए फाइनल बोर्ड परीक्षा में कुछ मैं आपको ज्यादा नंबर दिला सकता हूं, अगर मेरा कहना अगर मान लेते हो तो। आपका हमारा क्लास का टाइम टेबल क्या है, 6 बजे से। आप हमारा सबसे बढ़िया है कि आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो बिल्कुल फ्री है, सभी के लिए बिल्कुल फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लो। और ज्वाइन करने के बाद हम आपको टाइम टेबल का एक मतलब ना फोटो है, उसको मैं सेंड कर दूंगा और आप उसको टाइम टेबल को देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है ना बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। कर्णस्य दानवीरता किस ग्रंथ से संकलित है, ऑप्शन नंबर आपका 19 का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 19 का ए नंबर वाला। 20 नंबर प्रश्न है कि हमारी भारतीय भूमि कैसी है, तो विशालाकार, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, तो भारत की महिमा दोस्तों हर जगह गाई जाती है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, किस देश में दोस्तों देवता लोग बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, वो देश है भारत। अगला प्रश्न है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं, तो भारतवर्ष के गीत देवता भी गाते हैं। अगला क्वेश्चन है लोगों को कैसा जन्म प्राप्त करना चाहिए, तो भारत के दिल में, ऑप्शन नंबर ए आपका 24 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 24 का ए नंबर वाला करेक्ट। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि पुराण कितने होते हैं, दोस्तों पुराण 18 होते हैं। पुराण कितने होते हैं, 18 होते हैं, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर वाला। ये दोस्तों 18 होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका 25 का सी नंबर वाला ना, हाँ सी नंबर वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है, तो पाटलिपुत्र यानी कि पटना में आजकल गोलघर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र वैभव पाठ किस नगर में स्थित है, तो पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों आपका बी नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। 27 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर वाला एकदम 100% करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी, है और रहेगा, एक तरफ से समझो तो वह है आपका बिहार। अगला प्रश्न है कि किसके समय में पाटलीग्राम स्थित है, तो भगवान बुद्ध के समय में ना पाटलिपुत्र नहीं बल्कि पाटलीग्राम था। भगवान बुद्ध के समय में पटना जो आज बना है इतना बड़ा नगर, बिहार राज्य की राजधानी, वो दोस्तों एक छोटा सा गांव था उस समय, जिस समय भगवान बुद्ध रहा करते थे, तो करेक्ट जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि भविष्य में पाटलीग्राम महानगर होगा, किसने कहा था कि भविष्य में पाटलीग्राम महानगर होगा, तो भगवान बुद्ध ने ही कहा था। अगला क्वेश्चन है किस साहित्य ग्रंथ में पाटलिपुत्र के हजारों वर्ष पुराना नाम वर्णित है, तो संस्कृत साहित्य में बी नंबर वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था, बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था, तो बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों, बुद्ध काल में पाटलिपुत्र का नाम था पाटलीग्राम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूनान का कौन राजदूत अपने संस्मरण में पाटलिपुत्र का वर्णन किया था, वह है दोस्तों मेगास्थनीज, आपका डी नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपका है कि सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था, तो आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र, और सी नंबर करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परिभूत पुरंद में स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है, तो पाटलिपुत्र नगर को दिया गया है। आपका दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। 35 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर आप लोग लाइक कर देना। अगला क्वेश्चन है कुसुमपुर एवं पुष्पपुर किस नगर का प्राचीन नाम है दोस्तों, तो पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि पटना यानी कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 25 वर्ष पुराना है। 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटन देवी, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बाबू है कि पटना का किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 39 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू कि गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है। गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है, तो गांधी सेतु। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा, जो एशिया महादेश का सबसे लंबा सेतु है। गांधी सेतु किस महादेश का दीर्घतम सेतु है, तो एशिया महादेश का दीर्घतम मतलब कि बड़ा सेतु है। अगला क्वेश्चन है बिहार की राजधानी कहाँ है, तो बिहार की राजधानी कहाँ है जी, पटना है ना। अगला क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, तो गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु जिनका जन्म बिहार राज्य की राजधानी पटना में ही हुआ था। बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसके समय में नगर की शोभा व रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था दोस्तों। किसके समय में नगर की शोभा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुमुदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाया जाता था, तो गुप्त शासन काल में। आंसर आपका मिल जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, शरद ऋतु में। डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। 47 का आपका डी नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। राजा कुमार भगत आप न्यू स्टूडेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप नया स्टूडेंट है ना। चलिए बहुत बढ़िया। 22 तारीख से सबको बता दो स्टडी प्लस चैनल पर महासंग्राम होने वाला है, ठीक है। 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब कि 200 ऑब्जेक्टिव, अगर 2 क्लास चलेगा तो 200 ऑब्जेक्टिव, 400 ऑब्जेक्टिव का एक दिन में क्लास होगा, जिसमें से आधे याद होगा, आधा नहीं याद होगा तो याद करना है, और जो आप पहले से याद किए होंगे, थोड़ा बहुत भूल गए होंगे, उसको रिवीजन करके टटका कर लेना, ठीक है। मतलब कि आपको अच्छे से ना 22 तारीख से एकदम भिड़ जाना है, याद है ना। 22 तारीख से सबको दोस्तों महासंग्राम के साथ जुड़ जाना है। और कब तक जुड़े रहना है, फरवरी तक, जब तक आप लोगों को फाइनल एग्जाम खत्म ना हो जाता। मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूं, एक वादा दिलाता हूं कि लगभग हर सब्जेक्ट में 1500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ना याद कराकर फाइनल एग्जाम में भेजूंगा। ये मैं आपसे वादा कराता हूं, हर सब्जेक्ट में अगर उतना आप याद करके जाते ना तो आप बोर्ड एग्जाम में गर्दा मचा देंगे। आप सुनते होंगे उतना नहीं याद होगा यार, कहना और करना, आपको पता है ना, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। जब आप अपने गांव में देखते होंगे कि कोहरा घेर लेता है, कुहासा गिर जाता है, तो जब आप यहां से देखते हो तो कुछ ही दूरी पर हमको रखी हुई वस्तु दिखाई नहीं देती है, लेकिन जैसे ही अगला पैर डालते हैं तो उसके एक डेग अगला स्थान हमको दिखने लगता है। वैसे ही दोस्तों इसमें आप छलांग लगाइए, आज 100 याद कराएंगे, कल 200 याद करा देंगे, ये मैं आपसे जरूर कहूंगा। एक बार कम से कम अगला कदम तो बढ़ाइए। दूसरा कदम बढ़ाने के लिए आप जरूर, मतलब ना, आपके पास रास्ता मिल जाएगा, इसलिए आप जरूर क्लास को करिएगा, ठीक है। हाँ मौर्य बराड़ जी, 48 नंबर क्वेश्चन ना। चलिए मौर्य बराड़ जी देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, कूटनीतम काव्य के कवि कौन है, कवि कौन है मौर्य जी बता दीजिए। कूटनीतम काव्य के कवि कौन है, तो वो कवि कौन है, दामोदर गुप्त जी हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसकी रचना है, तो राजशेखर की। ऑप्शन नंबर बाबू बी नंबर करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूनान का राजदूत कौन था, बाबू मेगास्थनीज। मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। अगला प्रश्न है कि राजशेखर की कौन सी रचना है, तो काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसकी रचना है, तो हो जाएगा राजशेखर की। ऑप्शन नंबर 51 का ए नंबर बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए हाँ बाबू जल्दी जल्दी क्लास लेंगे। अलस कथा के रचनाकार कौन है,
तो बाबू अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विद्यापति। अगला क्वेश्चन है कि अलस कथा किस ग्रंथ से संकलित है? पुरुष परीक्षा। अगला प्रश्न है कि अलस कथा क्या शिक्षा देती है? तो जो अलस कथा पाठ है दोस्तों वो दोस्तीकरण की शिक्षा देती है, मतलब कि इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा, दोस्तीकरण की शिक्षा देती है। 54 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अलस कथा में आग क्यों लगाई गई थी? तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए अलस ताला में दोस्तों आग लगाई गई थी, बी नंबर करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि अलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे थे? तो 4 लोग नहीं भागे थे, वही 4 आलसी लोग अलसशाला में आग लगाने पर भी नहीं भागे थे। तो 56 का आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, दोपहर में कितने बजे से है क्लास? बाबू बाबू इधर सुनो ना, सुनो ना, देखो बाबू, देखो दोपहर में 11 बजे क्लास होता है, दोपहर में, जो तो कल तो नहीं हो पाएगा क्योंकि अब तो सेंटर एग्जाम देने स्कूल में रहेंगे। दोपहर में 11 बजे से 12 बजे तक, 11 से, यहाँ पे लिख देते हैं 11 से 12, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम दोपहर में, देख लीजिए 11 से 12, इधर 1-1 घंटा क्लास चलेगा। और शाम वाला क्लास बबुआ देखिए, शाम वाला जो क्लास है ना वो 6 से 7:30, 6 से 7:30, और जो दूसरा क्लास होगा ना, दूसरा जो क्लास होगा, सेकेंड जो क्लास होगा आपका, ये आपका फर्स्ट क्लास हो गया, ये आपका सेकेंड क्लास हो गया, ये होगा आपका 8 से 9:30 होगा, 8 से 9:30, डेढ़ 3, 3, 1, 4, और सुबह में कभी कभी एक को आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। और समय के अनुसार सुबह में दोस्तों एग्जाम से 1.5 महीना पहले आप लोग का क्लास लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि सुबह में जब भी पढ़ाएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे, क्योंकि सुबह का दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने से ना याद जल्दी हो जाता है, पूरा माइंड फ्रेश रहता है, सुबह में सब्जेक्टिव याद बहुत जल्द होता है। तो सुबह में ये आपका क्लास हम लेंगे, उसका टाइम अभी सेट नहीं किया गया, बाकी सबका टाइम आपका एकदम फिक्स है। ठीक है, चलिए ओके। हाँ सर, एग्जाम के बाद आप हमसे दूर हो जाएंगे? क्यों जी, अरे पगला, हम आपके साथ रहेंगे। देखो अगला क्वेश्चन, आलसियों के सुख को देखकर कौन बनावटी आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे? तो वो दोस्तों धूर्त आलसी थे। धूर्त आलसी कौन थे दोस्तों? धूर्त आलसी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चारों आलसियों को किसने निकाला? तो चारों आलसियों को नियोगी पुरुष ने बाहर निकाला था, ताकि वो आग से जले ना बच सके। चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? तो केस पकड़कर, एक केस पकड़कर, तो देखो केस पकड़कर धकेलते हुए चारों आलसियों को लगे घर में आग से बाहर निकाला गया। तो करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा सी नंबर वाला। अगला प्रश्न है कि वास्तविक आलस्यों की संख्या कितनी थी? तो वास्तविक आलस्य की संख्या दोस्तों 4 थी, क्योंकि रियल में 4 एक आलसी थे। अगला प्रश्न आपका है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? दोस्तों नीतिकार आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। नीतिकार यानी कि कभी कहते हैं ना कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है आलस, आलस, ठीक है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है दोस्तों? आलस्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूख की अग्नि से पीड़ित होते हुए भी कौन कुछ नहीं करता है? वो होता है दोस्तों आलसी लोग। अगला क्वेश्चन है कि व्याघ्रपति कथा का रचनाकार कौन है? तो व्याघ्रपति कथा का रचनाकार है नारायण पंडित, ए नंबर करेक्ट जवाब हो जाएगा। वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? तो बिहार यानी कि मिथिला में रहता था, करेक्ट जवाब आपका डी नंबर वाला 65 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि धूर्त कृत्रिम आलस्य दिखाकर क्या ग्रहण करने लगे? तो भोजन ग्रहण करने लगे थे। क्या ग्रहण करने लगे थे जी? तो भोजन ग्रहण करने लगे थे। अगला आपका प्रश्न है कि व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से संकलित है? हितोपदेश, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्यापति कौन थे? तो मैथिली एक कवि थे, सी नंबर करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपका है कि मिथिला का मंत्री कौन था? तो वीरेश्वर। वीरेश्वर कौन था? तो वीरेश्वर दोस्तों मिथिला का मंत्री था। देखो डी नंबर वाला होगा, जो कि ऑप्शन इधर उधर हो चुका है, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। अगला क्वेश्चन है गंगा देवी का समय क्या था? तो गंगा देवी का समय चल रहा था 14वीं, क्योंकि गंगा देवी कंपड़ राय की रानी थी। गंगा देवी किसकी रानी थी? कंपड़ राय की रानी थी दोस्तों। 71 का ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, ध्यान से देखिए, गंगा देवी कंपड़ राय की रानी थी। अभी दोस्तों हिंदी का सब्जेक्टिव बताएंगे 8 बजे, उसके बाद से टाइम मिलेगा तो 9 बजे संस्कृत का सब्जेक्टिव, उसके बाद से बस आप लोग कल आराम से उठिएगा, नहा धोआ कर, नहा धोआ कर आज जो पढ़े वो भूल जाओ,
बहुत लोग कहते नहीं है सर हम नहाते हैं और जो पढ़े हुए रहते हैं ना सब धूल कर नीचे गिर जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है ना। कल अपना पूरा अनुभव बताना है, पूरा अनुभव मतलब ना लेकर आना है कि कल की एग्जाम आपका कैसा गया, ठीक है। और सबसे पहले हमें बताइएगा आप कमेंट करके, गंगा देवी ने किस काव्य की रचना किया था, तो मथुरा विजय नामक ग्रंथ की रचना किया था। अगला क्वेश्चन है वनमाला भावलकर किस काल की कवियत्री थी, वर्तमान काल की ना। अगला क्वेश्चन आपका है कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है, तो मिथिलेश कुमारी मिश्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वर्णनामिका परिणय किसकी रचना है दोस्तों, तो तिरुलंबा का है ना, तिरुलंबा जी, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र मंत्र संकलित है, तो पदात्मक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के कितने मंत्र है, तो पंच, यानी कि मंगलम पाठ में 5 मंत्र है। आपका आंसर मिल जाएगा 77 का, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। 77 का ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, मंगलम पाठ का जो प्रथम मंत्र है वो किस उपनिषद से दोस्तों लिया गया है। आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए, चलिए बहुत बढ़िया, क्या होना चाहिए, सी नंबर, ठीक है। क्या होगा आपका सी नंबर, ईशावास्य उपनिषद, ऑप्शन में सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मंगलम पाठ कहां से संकलित है, तो उपनिषद से, उपनिषद सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मंगलम पाठ किसके सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, तो दर्शन शास्त्र का, बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वेद के कितने प्रकार होते हैं, वेद के दोस्तों, वेद के कितने प्रकार होते हैं, वेद 2 ही प्रकार के होते हैं ना, 8 प्रकार का दिया है जी। वेद कितने प्रकार के होते हैं, वेद अथर्ववेद 4 प्रकार के होते हैं ना, वेद 4 प्रकार, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद 4 प्रकार के होते हैं ना, 4 प्रकार का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है, तो नित्य होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वेदा हमेतम पुरुषम महंतम डैश डैश किस उपनिषद का मूल मंत्र है, कठोपनिषद, श्वेतापुरुषद या फिर मुंडकोपनिषद या फिर ईशावास्योपनिषद। तो आप इसमें से चारों में से आंसर क्या देंगे, चलिए चलिए बहुत बढ़िया, आंसर क्या देंगे जी, आप आंसर क्या देंगे, बी नंबर, चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन डाउट है आप जरूर पूछिएगा, हम बताएंगे। उपनिषद के रचनाकार कौन है, महर्षि वेद व्यास जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, उपनिषद के कितने प्रकार है, 108, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका है सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है, तो कठोपनिषद, आपका सी नंबर वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है, तो समुद्र में मिल जाती है, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है नदियां कैसे समुद्र में मिलती है, तो नाम और रूप को छोड़कर, नाम और रूप को छोड़कर, दोनों को छोड़कर, आपका आंसर मिल जाएगा यहाँ पर सी नंबर वाला, आपका 88 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 88 का सी नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नदियां किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तो नाम रूप है, नाम रूप यहाँ पर दिया है ना, तो आपका बी नंबर वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। नाम और रूप दोनों को छोड़कर नदियां समुद्र में दोस्तों मिल जाती है। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, तो हिरणमय पात्र से ढका हुआ है बाबू, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसकी विजय होती है, सत्य की दोस्तों हमेशा विजय होती है, ऑप्शन में ए हो जाएगा। विजय कैसे प्राप्त होती है, तो सत्य से विजय प्राप्त होती है। किसकी विजय नहीं होती है, असत्य की कभी विजय नहीं होती है। 93 का ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, अणुमणियान महत्व डैश डैश, ये मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा। किसका आंसर जी, किसका आंसर जी बता रहे हैं, कितना नंबर क्वेश्चन जी, अच्छा ठीक, अभी मैं देख लेता हूँ, 1-2 का कमेंट है कहीं जल्दबाजी में इधर उधर कर दिए होंगे, अभी बता देता हूँ। और 5 क्वेश्चन है, कंप्लीट कर लो। अब देखो ये आपका 95 नंबर हिरणमय पात्रण दृश्य, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया, तो 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आना चाहिए, ए नंबर, ठीक है, आपका ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हिरणमय पात्रण किस मुंह से ढका हुआ है, तो सत्य का मुंह से। नेक्स्ट प्रश्न है कि यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो परमात्मा के द्वारा, ए नंबर हो जाएगा। ऋषियादि प्रेरित को क्या कहते हैं दोस्तों, कृतक कहते हैं ना, कृतक कहते हैं ना, नहीं हाँ कृतक कहते हैं, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राणी की हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है, तो आत्मा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपका 100 नंबर है, महान से भी महान क्या है दोस्तों, आत्मा है। महान से भी महान क्या है दोस्तों, आत्मा है। अब एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए तो कौन कौन वाला क्वेश्चन आपको लग रहा था, आप लोग जरूर कमेंट करके हमें बताइए कौन कौन सा क्वेश्चन लग रहा था।
चलिए इधर आप जल्दी बताइए कौन वाला क्वेश्चन लग रहा था? 79। अरे बाबू मंगलम पाठ कहाँ संकलित है? उपनिषद तो सही तो है जी, 79 सही है। और कौन 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 वाला जी? 79 तो सही है। 45 नंबर, अच्छा 45 नंबर और 94 नंबर। 45, 94 और 78, 45, 94, 78, 45, 94, 78। 94 भी देख लेते हैं। 94 सही तो था जी, सही तो है। 94 सही है जी, बिल्कुल सही है। और कितना नंबर क्वेश्चन था? एक 48 था। अशोक के, अच्छा 45 गलत है क्योंकि अशोक के समय में पाटली की शोभा और रक्षाबंधन अति उत्कृष्ट था। अभिनेश कुमार गुप्ता जी आपका गलत है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मतलब ना पटना का रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था। बिल्कुल सही है, आपका गलत है बाबू। 48 नंबर आपका बिल्कुल गलत है, मेरा सही है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में ही दोस्तों मतलब ना पटना का मतलब कि जो रक्षा व्यवस्था था वो अति उत्कृष्ट था। और उसी के समय काल में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में ही मेगास्थनीज पटना आए थे और पटना के बारे में अच्छे अच्छे बातें बुरी बुरी प्रशंसा किए थे। आपको ये भी बात याद होना चाहिए, शायद आप भूल रहे हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा 94 नंबर मिस प्रिंट है। अच्छा ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन सर 95 देख लिए, 94 अच्छा 95 देखे हैं। हाँ हाँ, ये बात है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है जी। अच्छा 95 हम देख लिए थे, 94 आप बोल रहे थे। ओहो, अब 94 कह रहे थे ना, 94 का आंसर आप क्या बता रहे हैं? 94 का आप आंसर क्या बता रहे हैं? अच्छा हमको लगा कि आप वो बता रहे थे, ठीक है। हाँ, मतलब कि 95 हम देख लिए थे, ठीक है ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ओके। अभी 8 बजे आप लोग आइए, हम थोड़ा सा ये नंबर हो रहा है मुंडकोपनिषद, ठीक है, टी लगा लिए मुंडकोपनिषद। अब देखिए अभी 8 बजे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लीजिए। 8 बजे दोस्तों मेन वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करा देते हैं आपको। ज्यादा देखो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर वाला 10 को पूछेगा, 5 को लिखना है, 5 को बताएंगे। निबंध 5 को पूछेगा, एक ही को लिखना है, एक ही को बताएंगे। आप सब याद करके क्या करिएगा, मेन वाला याद करिएगा, बीच बीच का, ठीक है। आप आइए, हम आपको कुछ 10 क्वेश्चन बता देते हैं अच्छे तरीके से, 10 प्रश्न आपको बता देते हैं 8 बजे, और आप अच्छे से उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, और कल के एग्जाम में पूरे 100 में 100 पेपर आपको लिख कर आना है, पूरा अनुभव देना है। देखो इसमें आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इसमें अगर रिजल्ट खराब बनेगा तो फाइनल एग्जाम नहीं दे पाएंगे, ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। बस खाली आप लोग पेपर देने चले जाओ, अटेंडेंस बना दो, अपना हाजिरी जाकर बनाओ और सेंटर एग्जाम देने जाओ, ताकि आपका अनुभव रहे। आपको डरना नहीं है, कम नंबर बेसी नंबर आएगा तो क्या होगा, इसमें आपको बिल्कुल नहीं डरना है, ठीक है ना। चलिए चलिए।